आसिफ भाई जो अपने आप को कहते हैं, मैं आप जिनको शेर बता रहे हैं वो शेर मुझे धमकी दिलवाता है कि इस तरीके की तमाम जो बातें हैं वो वायरल करेंगे और तमाम चीज़ें, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। आसिफ मोहम्मद खान माफ़ी मांगे, जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे ये बात नहीं ख़त्म होगी, ये बात आगे बढ़ेगी। पैरों में छाले थे कि हमने ज़मीन तैयार करके दी है यहाँ पर, तो यहाँ से तो कोई कुत्ता भी लड़ जाता तो जीत जाता। ये आरफा पे ये हथकंडा नहीं चलने वाला। कैरेक्टर असैसिनेशन, घर बिगाड़ दूंगा और मैं बहुत बड़ा नंगा आदमी हूँ, ये तमाम तरीके की बातें जहाँ चलती होंगी वहाँ चलाइएगा। यहाँ पर आरफा के सामने ये बातें नहीं चलेंगी। आसिफ भाई की रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तमाम अयूब भाई की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वक्त आएगा इन सबको मैं सामने रखूंगी। मेरा दामन इतना साफ है, मेरा दामन गंदा करना ऐसे के बस की बात नहीं है। अगर वो अमानतुल्लाह नहीं है तो मैं भी यहाँ की काउंसलर नहीं हूँ। मेरा पोस्ट डलता है 4 साढ़े 4 बजे और मेरे पास 4 साढ़े 4 बजे के बाद 6:33 पर मेरे पास धमकियों भरे फोन आने शुरू हो जाते। आरफा खानम के बारे में आप सब जानते हैं कि ओखला के पॉलिटिक्स में ये एक वाहिद लेडी है जो हमेशा एक्टिव रहती है। बाकी बहुत सी औरतों को आपने देखा होगा जिनके शौहर की वजह से वो सामने आई, पोस्टर पे आई। किसी ने नकाब लगाया हुआ था, किसी ने मास्क लगाया हुआ था। शौहर तो सबके एक्टिव थे, लेकिन वो औरतें कभी भी एक्टिव नहीं रहीं। उनमें से ज़्यादातर औरतों को कोई नहीं पहचानता। अगर आप उनको दोबारा मार्केट में देखेंगे तो शायद ही कोई उनको पहचान पाए कि वही औरत है जिसको हमने कभी किसी पोस्टर पे देखा था। जो भी औरतें पोस्टर में नज़र आई थी उनमें कोई भी ऐसी नहीं थी जो एक्टिव पॉलिटिक्स में रही हों। सिर्फ आरफा खानम ही एक ऐसी लेडी है जो हमेशा एक्टिव पॉलिटिक्स में रहती है। आरफा के अपने ख़ास अंदाज की वजह से शाहीन बाग के लोग, बल्कि अब दुनिया भर में इसे लोग शाहीन बाग की शेरनी कहते हैं। लेकिन परसों शाहीन बाग की शेरनी ने ओखला के एक शेर से पंगा ले लिया। आसिफ मोहम्मद खान को उनके चाहने वाले ओखला का शेर ही कहते हैं, जैसे आरफा को उनके चाहने वाले शाहीन बाग की शेरनी कहते हैं। आरफा हमें ये बताइए, आसिफ मोहम्मद खान से अच्छे मर्द पंगा नहीं लेते, आपने कैसे ले लिया? देखिए, यहाँ पर कोई पंगा लेने वाली बात नहीं है। देखिए, जो जायज़ बात है, माकूल बात है, वो मुझे लगता है करनी चाहिए, चाहे वो शेर हो या कोई आप उन्हें कुछ भी कह लें। लेकिन जहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ मेरे सामने जो भी खड़ा होगा मैं आवाज़ बुलंद करूँगी। तो जहाँ तक बात है इन खान साहब की, तो देखिए जो ये इंसिडेंट हुआ, कि पहले तो इंसिडेंट समझना ज़रूरी है कि इंसिडेंट क्या हुआ था। इंसिडेंट ये होता है कि लगातार चुनाव के वक्त, आपने चुनाव की चर्चा की तो मैं चुनाव से ही शुरू करती हूँ कि जब चुनावी बिगुल बजा उसके बाद से लगातार लोग मैदान में थे, हम सभी लोग मैदान में थे, तमाम कांग्रेसी मैदान में थे। हमने पूरी ज़मीन तैयार की, काम किया, पार्टी के झंडे उठाए, बहुत काम किया। उसमें तमाम, पहले आपको याद होगा सीट महिला थी तो तमाम महिलाएं ग्राउंड पर थी, हम लोग भी थे ग्राउंड पे। उसके बाद फिर सीट जनरल हो जाती है, लेकिन उस बीच में हम तमाम लोग मेहनत करते हैं। लेकिन मेहनत के बाद बार बार कांग्रेसियों को जलील करना, कांग्रेसियों के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना, मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। जैसे पहला मैंने एक इंटरव्यू देखा जो तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा था, जिसमें यही साहब तमाम कांग्रेसियों को, ओखला के तमाम कांग्रेसियों को लुटिया चोर कहते थे। नहीं, वो इंटरव्यू मेरा ही था, मैंने उनसे इंटरव्यू किया था मैंने। उन्होंने लुटिया चोर कहा था, लेकिन मुझे उस टाइम ऐसा लगा था कि वो लुटिया चोर उस ज़माने वो किसी कांग्रेसी को बुरा भला नहीं कहते थे। वो मुझे लगा था कि वो अमानत या वाजिद उस तरह के लोग टारगेट हैं। तो आपको उस टाइम भी मान लीजिए लुटिया चोर वाले मामले में ये क्यों लगा वो कि वो कांग्रेसियों को कह रहे हैं? ये देखिए, जब आपका इंटरव्यू था, मैंने आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से देखा और मैं आपके चैनल को बहुत अच्छे से देखती हूँ, हमेशा सुनती हूँ। तो जब ये बुलडोज़र आने की बात थी शाहीन बाग के अंदर, कि आपने ही पूछा था ये सवाल कि जब शाहीन बाग में बुलडोज़र आएगा तो अब तमाम जो नेता हैं वो तमाम नेता उस पर लेटने की बात कर रहे हैं, बुलडोज़र नहीं चलने की बात कर रहे हैं। तो इस पर उनका जवाब था कि ये लुटिया चोर हैं, थाने की दलाली करते हैं। तो तमाम नेता में तो मैं भी हूँ, मैं भी नेतागिरी कर रही हूँ, मैं भी सियासत कर रही हूँ और इसी ओखला में कर रही हूँ। तो उस लुटिया चोर तो मैं भी हुई। फिर
अगर देखा जाए जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मैं तो अपने टूटे पैर से, मैं तो बहुत ज़्यादा जख्मी थी, मैं तो चल भी नहीं सकती थी, लेकिन उस हालत में मैं घर से निकली। बुलडोज़र के सामने, बता दीजिए बुलडोज़र के सामने ये कौन निकला था? सारे तमाम कांग्रेसी, एक को छोड़ करके जो अपने आप को शेर कहते हैं, वो उसको छोड़ करके बाकी तमाम कांग्रेसी निकले थे। मैं अपने टूटे पैर से घर से निकली थी। तो आप ये समझिए कि लुटिया चोर ने अपनी जो साबित कर दिया कि लुटिया चोर कौन है। आपका जब मन चाहता है, जब दिल चाहता है, आप किसी भी कांग्रेसी के लिए कह देते हैं कि ये कांग्रेसी नहीं है, ये एक लाइन में खड़े होंगे, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं, उससे मतलब तमाम तरीके की बातें कर देते हैं आप। एक तरफ आप कह देते हैं कि पार्टी मेरे लिए कुछ नहीं है, और फिर एकदम से आप कांग्रेसी हो जाते हैं और तमाम कांग्रेसियों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं कि ये मुझे नहीं पता ये कांग्रेसी है या नहीं है, है ना। तो आपको तो अभी तक यही नहीं पता चल पाया कौन कांग्रेसी है और कौन नहीं है, क्योंकि आप तो ऐसी जगह जाके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे जब आपका दिल चाहता है आप किसी घर पड़ी डाल देते हैं और फिर कहते हैं मैं कांग्रेसी हूँ, मुझे तो टिकट पार्टी दे ना दे लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ। तो देखिए इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करना। फिर आप ही ने वो एक इंटरव्यू लिया जिसमें तमाम आपने सवाल किए, आपका सवाल कुछ और था लेकिन उन्होंने जवाब कुछ और दिए तमाम। अरफा, इसी से मेरा सवाल ये है, एक उन्होंने चोरू चक्का कहा कि भाई चोरू चक्के तो जो मैं 3-4 लोगों को जानता हूँ, एक उम्मीदवार आप भी थी, आप भी टिकट चाहते थे, एक परवेज़ आलम चाहते थे, एक जेंटिल चाहते थे, और लोग भी चाहते थे। तो जहाँ तक मुझे मालूम है जेंटिल इंजीनियर है, मैं 25 सालों जानता हूँ, मैं साथ रहा हूँ उन लोगों के। परवेज़ के भी साथ रहा हूँ मैं हॉस्टल में, परवेज़ भी मीडिया में है, आप वकील हैं, तो ये तीनों मेरे ख्याल से हाईली एजुकेटेड हो गए। तो उन्होंने चोरू चक्का आखिर कहा किसको? और अगर कहा उन्होंने तो परवेज़ का और जेंटिल का रिएक्शन अभी तक नहीं आया, आपका रिएक्शन आ गया। देखिए मैं बाकियों की वकालत नहीं करती, लेकिन हाँ एक कांग्रेसी होने के नाते मैं अपनी बात ज़रूर रख सकती हूँ। और इसी को लेकर जिस तरीके से आपके चैनल पे उन्होंने तमाम टिकट मांगने वालों को ये कहा कि जो तमाम लोग टिकट मांगे, जो पर्चा भर लेंगे, कोई रिक्शा वाले की बात कही, और ये कहा कि अगर कोई चोरू चक्का टिकट मांग लेगा तो उसकी लीडरशिप नहीं साबित हो जाएगी। उसमें रिक्शा वाला तो बेचारा कमा खा रहा है, वो गरीब को कहाँ घसीट रहा है, लेकिन रिक्शे वाले का भी अधिकार है, उसने भी आपको वोट किया है और उसका वोट करने के साथ साथ उसका टिकट मांगने का भी अधिकार है। शायद वो ये भूल गए, तो घमंड और तकब्बुर में वो इस बात को भूल गए कि रिक्शे वाले का जो नाम लिया। दूसरा चोरू चक्का, मैं तो अपनी वकालत कर सकती हूँ क्योंकि मैंने LLB की है माशाल्लाह, ठीक है, वकालत कर रही हूँ, पेशे से वकील हूँ, लेकिन प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। तो मैं बाकियों की तो नहीं कह सकती कि बाकी कौन चोरू चक्के थे, लेकिन हाँ टिकट मांगने की रेस में मैं भी थी। तो मैं अपने आप को ज़रूर डिफेंड कर सकती हूँ, अपने आप की मैंने बात रखी। और आपको याद होगा कि मैंने एक अपने ही फेसबुक पे एक मैंने पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था कि आज रात फेसबुक पर आकर 9 बजे बदजुबानी के खिलाफ अपनी बात को रखूंगी। सिर्फ मैंने ये पोस्ट डाली थी और उसके बाद का तो इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ये मेरा पोस्ट डलता है 4-4:30 बजे और मेरे पास 4-4:30 बजे के बाद 6:33 पर मेरे पास धमकियों भरे फ़ोन आने शुरू हो जाते। फ़ोन किसका आता है? फ़ोन आता है इनके करीबी अय्यूब भाई का, ठीक है, अय्यूब भाई जाने माने नाम है, उनका फ़ोन आता है बाकायदा। मेरे पास तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं, तमाम मेरे पास सारी चीज़ें हैं, एक महिला हूँ, ठीक है, आपके चैनल पे मैं ज़रूर। तो अय्यूब साहब ने आपको धमकी दी कि लाइव मत करो? देखिए उन्होंने सबसे पहले तो जब 6:33 पर मेरे पास जब कॉल आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो आपने जो पोस्ट किया है उसको लेकर आसिफ भाई का मैसेज है। मैंने पूछा क्या मैसेज है? तो आप अकेले में मुझसे ज़रा बात करिए, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैं आपके ऐसी क्या बात आप करना चाहते हैं जो मुझे अकेले में बात करना चाहते हैं? मेरे हस्बैंड से अलग वो चाहते थे कि मैं बात रखूँ, वो मुझसे बात करना चाहते थे। तो मैंने खैर उनसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि आसिफ भाई ने मैसेज भिजवाया है कि अगर आपने उनके ख़िलाफ़ कोई बात कही तो मैं बहुत नंगा आदमी हूँ, ठीक है, कैरेक्टर असैसिनेशन करना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बात उन अय्यूब भाई के द्वारा कही गई। तो मैंने बोला कि अच्छा, तो आप मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन, आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये आसिफ भाई का मैसेज है, ठीक है, और आसिफ भाई ने कहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी बात आपने कही, ठीक है, तो वो इस तरीके की बात कह रहे हैं, घर बिगड़ जाएगा। और तमाम बातें जो उन्होंने उनकी मेरी हुई, उसके बाद वो मेरे घर आते हैं।
7 बजे 7 के आसपास वो मेरे घर आते हैं। घर आने के बाद यहाँ पर बात करते हैं, वो मुझसे यहाँ पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं आसिफ भाई जो अपने आप को कहते हैं, मैं आप जिनको शेर बता रहे हैं, वो शेर मुझे धमकी दिलवाता है कि इस तरीके की तमाम जो बातें हैं वो वायरल करेंगे और तमाम चीज़ें, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। तो देखिए ये गीदड़ भभकियाँ हैं। और मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा देखिए ये गीदड़ भभकियाँ आरफा को ओखला के अंदर लोग जो कहते हैं जुल्म ज्यादती के खिलाफ, जिस तरीके से आरफा बोलती आई है, लड़ती आई है, जिस चीज़ के लिए आरफा जानी जाती है, बदतमीज़ी, ज्यादती, किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो जाए उसके खिलाफ हमेशा आरफा ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। कूड़े का मामला हुआ, काउंसलर के मुंह पे खड़े होकर के मैं बोली हूँ। ये सब हथकंडे मुझ पर नहीं चलने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि आज फिर से मैंने मैंने वीडियो सुना, तो जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं अमानतुल्लाह नहीं हूँ, ठीक है, वो छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं, वो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। तो देखिए अगर वो अमानतुल्लाह नहीं है तो मैं भी यहाँ की काउंसलर नहीं हूँ, ठीक है। मेरा दामन इतना साफ है, मेरा दामन गंदा करना एसएसओ के बस की बात नहीं है। मैंने अयूब भाई को यही कहा, मैंने कहा जाकर के आप ये बात बताइएगा उन्हें कि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि जिसका कैरेक्टर असैसिनेशन आप कर देंगे और आरफा चुप बैठ जाएगी। मैंने कहा देखिए ये सब छोड़ दीजिए, ये सब करना, कैरेक्टर असैसिनेशन आप करते होंगे जिनका करते होंगे, ठीक है। आरफा का कैरेक्टर बहुत साफ है, आपके बस की बात नहीं है। एक तरफ तो आपके लीडर बेचारे इतने मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, हर लोगों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप जो कांग्रेसी हैं, आप लोग ओखले में आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं। देखिए हमारा मुकाबला इनसे नहीं है। ये कौन है, ये कौन है? भैंबे कर देना, फालतू बातें टेंटे कर देना, ये सब फालतू बातें हैं। ये सब किसी महिला के बारे में इस तरीके की तमाम बातें जो ये करते हैं, ये जग जाहिर बात है। नहीं, मान लीजिए इनका रिश्ता परवेज से भी अच्छा नहीं हो, मान लीजिए इनका रिश्ता जंटिल से भी अच्छा नहीं हो, आपसे भी अच्छा नहीं हो, आपका भी अच्छा खासा वोट होगा, परवेज का अपना वोट होगा, जंटिल का वोट होगा, तो इन सबसे पंगा लेकर अगर आसिफ साहब ये सोच रहे होंगे कि मैं एमएलए बनूंगा, तो वो कैसे सोच रहे हैं? अपने ही लोगों से पंगा ले रहे हैं, वो अपने ही लोगों से उनका दुश्मनी हो रही है। देखिए बाकी तमाम जो कांग्रेसी हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं अपनी ही बात बार बार कहती हूँ, मैं अपनी ही बात करूँगी, क्योंकि उनके साथ कैसा रिश्ता है मैं नहीं जानती कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा है नहीं है। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में जिस तरीके की उन्होंने बदतमीज़ी की, जिस तरीके की उन्होंने बातें कही, ठीक है, तो वो किसी भी कांग्रेसी के लिए बेबर्दाश्त होगी। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये बात कह रही हूँ कि आरफा ने हमेशा जुल्म ज्यादती के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है, और ऐसे लोग जो दूसरों का घर बिगाड़ने की बात करते हैं, महिलाओं के कैरेक्टर असैसिनेशन की बात करते हैं, और जिस तरीके की बदतमीज़ी इन्होंने 2 दिन पहले की है, तो वो बदतमीज़ियाँ किसी चैनल के माध्यम से और फ़ोन करवाकर, धमकियाँ दिलवाकर, तो ये देखिए ये सब चीज़ें चलती नहीं हैं। और किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन इतना आसान नहीं होता है। तमाम मेरी आसिफ भाई की रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तमाम अयूब भाई की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वक्त आएगा इन सबको मैं सामने रखूँगी, जिस तरीके से, जिस ज़ुबान से उन्होंने ये बातें कही हैं, आवाम के सामने ये बात रखूँगी। जहाँ तक महिलाओं की बात है कि बदतमीज़ी और महिलाओं के बारे में जिस तरीके की बदजुबानी ये करते हैं, मैंने ये छुपी ढकी बात नहीं है, ये सबको पता है। अभी हाल फिलहाल में चुनाव के वक्त जिस तरीके से उन्होंने किसी महिला के बारे में भी किन शब्दों का इस्तेमाल किया, पूरा ओखला जानता है। और जिस तरीके के शब्दों का ये महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आरफा पे ये हथकंडा नहीं चलने वाला। कैरेक्टर असैसिनेशन, घर बिगाड़ दूंगा और मैं बहुत बड़ा नंगा आदमी हूँ, ये तमाम तरीके की बातें जहाँ चलती होंगी वहाँ चलाइएगा। यहाँ पर आरफा के सामने ये बातें नहीं चलेंगी। मेरा दामन बहुत साफ है, मेरा दामन दागदार करना इतना आसान नहीं है, बोल रही हूँ खान साहब, ठीक है। इस बात को समझिएगा और इस बात को जहाँ तक हो सके अब इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, वरना ये बात इतनी बढ़ेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे कि ये बात कितनी बढ़ जाएगी। तमाम जो ढके छुपे जो चीज़ें हैं वो सब निकलेंगी। मेरे पास, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। आपने जो बातें कही हैं मेरे लिए भी, वो तमाम तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, राजनीति हम सब लोग कर रहे हैं और इतना नीचा गिर के मुझे इस तरीके की राजनीति नहीं करनी है।
हमेशा उनको हमने अपना बड़ा माना था, सरपरस्त माना था, लेकिन राजनीति के चक्कर में घमंड तकब्बुर इतना ज़्यादा है कि वो इस कदर उतर आए कि वो किसी महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन तक करने की बात करते हैं। ये बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आप ये मत कहिएगा कि मैं हवा में बात कर रही हूँ, हवा में कुछ बात नहीं कर रही हूँ मैं। आरफा खानम वो शख्सियत नहीं है ओखला के अंदर। तो क्या आप लोगों के हालात इतने ख़राब हो सकते हैं कि वो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो जाए? बिल्कुल, अगर वो ऊंची हरकत करेंगे तो ये मुझे मजबूरन करनी पड़ेगी, लेकिन एक महिला हूं और महिला होने के तौर पर आपके चैनल के माध्यम से ये बातें नहीं रख सकती मैं। आप समझिए कि अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग इस तरीके से वायरल करी, मैं ये करूंगी। अगर ऐसा वक्त आया, ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मुझे करनी पड़ेगी मजबूरन। मैं नहीं चाहती ये सब बातें करना। उन्होंने जो बातें कही मैं उसके लिए चाहती हूँ कि वो माफ़ी मांगे, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। महिलाओं के लिए इस तरीके की बातें करना, और मैं कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगे और इस बात को यहीं ख़त्म करें। अगर नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे तो समझिएगा ये बात बहुत आगे जाएगी और इतना आगे जाएगी कि ये बात इस तरीके से ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं आसिफ खान से यही कहना चाहती हूँ कि जो बदजुबानी, जो बदतमीज़ी ख़ास तौर पर उन्होंने मेरे लिए कही है, उसकी वो माफ़ी मांगे। अरफा, मुझे ये बताइए, वाजिद राइवल थे आप लोगों के, अमानत राइवल है, आपने उनके खिलाफ हमेशा बोला, लिखा, जो कुछ कर सकते थे आपने किया, ये भी कर रहे थे। तो इस तरह आप लोग जो कांग्रेसी जितने लोग हैं, आप लोग इस तरह आपस में ही मुकाबला करते रहेंगे तो अमानत से आप लोगों का मुकाबला कैसे होगा? देखिए कांग्रेस में कहीं कोई फूट नहीं है। ये कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने आप को, वो कभी कांग्रेसी बन जाते हैं, कभी वो कुछ भी बन जाते हैं, कभी वो कह देते हैं मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। तमाम वीडियोस हैं इसमें, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रही हूँ, तमाम वीडियोस हैं, आप देखेंगे तो मिल जाएगी कि कुछ टाइम पहले अभी इन्होंने ये कहा, तमाम चैनलों पर कहा कि पार्टी वार्टी मेरे लिए कुछ नहीं, पार्टी चाहे मुझे टिकट ना दे, लेकिन तमाम तरीके की इस तरीके की बातें कही हैं। तो वो कभी भी अपने आप को कांग्रेसी कह देते हैं, कभी भी वो अपना कांग्रेस पार्टी से पल्ला झाड़ लेते हैं, ठीक है। तो और जहाँ तक किसी से मुकाबला करने की बात है, देखिए जीत हार अल्लाह के हाथ में है। और हम लोग ग्राउंड पर अभी भी हमने बहुत मेहनत की थी 5 साल, तमाम कांग्रेसियों ने। अगर कोई ये कह दे कि रातों रात 15 दिन में पैराशूट बन करके यहाँ पर आया और वो उसने जीत दिला दी कांग्रेस को, तो ऐसा नहीं है। लोगों ने, राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, उसका असर है ये। तो मैं अपने आप को बहुत छोटा कार्यकर्ता मानती हूँ कांग्रेस का, मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। जितनी मेरी कोशिश थी विपक्ष के तौर पर, वो मैंने अपना रोल अदा किया है इन 5 सालों के अंदर। ज़मीनी कार्यकर्ता, तमाम ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने ज़मीन बनाई और उस ज़मीन का ये फ़ायदा है कि जो हम शाहीन बाग सीट निकाल के लाए। देखिए, और जहाँ तक एक बात और सामने बार बार आ रही है, वो भी आपके चैनल के माध्यम से साफ करना चाहती हूँ कि कोई अगर ये कहता है, खास करके आसिफ मोहम्मद खान ये कहते हैं कि टिकट मुझे हुआ, टिकट मुझे हुआ, इनसे ज़रा पूछिए, आप ही पूछिएगा कि क्या मैं, आरफा ने टिकट मांगा आपसे? टिकट गई आरफा मांगने आपसे? आरफा टिकट नहीं गई इनसे मांगने के लिए। तो ये जब मैंने मांगा ही नहीं तो आप मुझे देंगी कैसे? बाकी कांग्रेसी गए होंगे, पता नहीं मुझे। अच्छा आरफा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, अरीवा थी इनकी बेटी इलेक्शन में, तो क्या आपने अरीवा के लिए कोशिश की थी या न्यूट्रल थे आप, न खिलाफ गए न सपोर्ट किया? या आपने कुछ लोगों की तरह, बहुत से लोगों ने खिलाफ भी काम किया उसकी, तो आपने नॉर्मल नहीं, न्यूट्रल नहीं आप, या आपने सपोर्ट किया उसको, या आपने उसके खिलाफ काम किया? एक आदमी ले आइए, कोई एक आदमी ले आइए उठाकर ओखला से, कि कोई ये कह दे, मैं तो ये कहती हूँ आप इसको भी छोड़िए, आप डीपीसीसी आईसीसी से आप एक आदमी ले आइए जो ये कह दे कि इनके टिकट में भी मुखालफत की हो। कोई ये कह दे, एक आदमी आकर के कह दे कि आरफा ने मुखालफत की हो, किसी एक आदमी को ये कहा हो कि आप कांग्रेस को वोट ना दें, आप किसी और को दें। मैंने नहीं कहा। कुछ कांग्रेसी मुझसे कह रहे हैं कि आरफा का रिश्ता अलका लांबा से बहुत अच्छा है, तो उन्होंने उसको मना किया किसी कैंपेन में मत जाओ। नहीं, देखिए इस तरीके की बातें जो हैं ये सब अफवाहें हैं। और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, पार्टी ने मुझे चांदनी चौक की जिम्मेदारी, पूरी चांदनी चौक लोकसभा की जिम्मेदारी दी थी। आपको याद होगा शायद, मेरा एक लाइव था, मैंने लाइव किया था जब टिकट की बातें चल रही थी और इलेक्शन पोस्टपोन भी हुए थे, तब मैंने एक लाइव किया था। और शुरू में भी मैंने एक लाइव किया था, मेरे कई ऐसे लाइव हैं जिसमें मैंने ये कहा था कि टिकट किसी को भी होगा तो हम चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन
अपनी इज्जत हमारे लिए पहले है। कोई इज्जत से हमें बुलाएगा, कोई इज्जत से इज्जत देगा तो हम बिल्कुल जाके लड़ाएंगे। लेकिन जहाँ पर इज्जत ही ना हो, जहाँ पर महिलाओं के लिए इस तरीके की तमाम बातें करी जाती हों और इस तरीके की सोच रखी जाती हो, तो फिर वहाँ पर मुझे लगता है यहाँ वहाँ मुनासिब नहीं था। मुझे जिम्मेदारी जहाँ की दी गई थी, चांदनी चौक में गई हूँ मैं, वार्ड 187 पे गई हूँ, 186 पे गई हूँ, वार्ड 75 पे गई हूँ और तमाम वार्डों में गई हूँ। मैं दानिश भाई की सीट पे गई हूँ, वहाँ पे उनको लड़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने एक आदमी से कोई मुखालफत नहीं की, ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने ज़मीन तैयार की, पैर घिसे, हमने हमारे पैरों में छाले थे कि हमने ज़मीन तैयार करके दी है यहाँ पर। तो यहाँ से तो कोई कुत्ता भी लड़ जाता तो जीत जाता। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि आपको याद है वाजिद खान ने कोई काम नहीं किया। आप कोई एक बता दे, कोई सीवर हो, आप साफ सफाई पे, यहाँ पे गलियाँ देखिए जिस तरीके के, हम लोग जितना शोर मचाते थे, कूड़े पे जाके खड़े हो जाते थे वहाँ पर अलशिफा रोड पे, और यहाँ पे 8 नंबर की जो हालत थी, तमाम जो हम विपक्ष, हम ठेली लेकर के, मैं तमाम वो उस ऑफिस पे गई हूँ वाजिद खान के, वहाँ पर गली गली घूम कर माइक ले कर के वहाँ पे हम लोगों ने इतना शोर मचाया। पूरा हमने विपक्ष का पूरा रोल अदा किया, पूरा हमने उस तरीके से वो ज़मीन तैयार की, हम थे, बाकी और तमाम। तो आपके हिसाब से आप लोगों ने जो मेहनत की थी उसका फायदा अरीबा को हो गया, इसने अपना कोई कमाल नहीं किया जीत के? अपना कमाल बताइए ना क्या है 5 सालों में? अभी 5 साल छोड़ दीजिए, अभी वो एक पैराशूट कैंडिडेट, क्योंकि हमें पता था ये ज़मीन कांग्रेस की है, क्योंकि लोग बदलाव चाह रहे थे, वाजिद खान से इतना ज़्यादा परेशान थे कि लोग एक बदलाव चाह रहे थे। कोई भी यहाँ से लड़ता, मैं तो आपको कह रही हूँ ना कि कोई भी यहाँ से लड़ता तो वो जीतता। कौन सा कमाल है बताइए ना, कौन सा कमाल हुआ? लोग बदलाव चाह ही रहे थे। आप मुझे बता दीजिए, जब आप वहाँ कूड़ेदान से निकलते तो आप नहीं चाहते थे क्या कि ये बदलाव होना चाहिए? जब उबलते हुए सीवर को आप देखते थे तो नहीं चाहते थे क्या कि वाजिद खान ने कोई काम नहीं कराया, वहाँ पे जो है ये सीवर साफ होना चाहिए, कोई बदलाव होना चाहिए? तो यहाँ की जनता बदलाव चाहती थी। फिर उसके बाद हमने जो काम किया, 5 साल हमने काम किया। बता दें आसिफ खान निकले हों घर से बाहर, कोई और निकला हो उनके घर से बाहर, कोई नहीं निकला। ये ज़मीनी जो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, जिसको कांग्रेसी भी नहीं कहा जाता कि ये पता नहीं हमें कांग्रेसी हैं या नहीं है, तो हम ही जैसे छोटे कार्यकर्ता घर से निकल करके वो ज़मीन तैयार करने का काम किया था। ये 10 दिन का चुनाव, जिसमें 10 दिन पैराशूट कैंडिडेट उतरा और उतर करके वो जीत हासिल करी, और एक चमत्कार, जिस चमत्कार नाम दिया गया। तो ये चमत्कार एक दिन में नहीं होता, एक दिन में चुनाव नहीं होता, 5 साल लगते हैं उसकी ज़मीन को बनाने में। वो 5 साल हम कांग्रेसियों की मेहनत रही है। अब आप लाख कुछ कह दीजिए कि हमने तो ये चमत्कार कर दिया, तो ये मैं नहीं मानती इन बातों को। कि आज देखिए ना, आज आप कह रहे हैं अमानतुल्लाह से मुकाबला, तो उसके लिए आज से शुरू कर रहे हैं ना, उसकी लड़ाई आज से करनी पड़ेगी। ये बता दीजिए कि 10 दिन में चुनाव हो जाएगा, अमानतुल्लाह से आप 10 दिन में फाइट कर लेंगे क्या? बताइए मुझे, मैं आप ही से पूछती हूँ। नहीं तो आप दोनों के जो रिश्ते खराब हो गए हैं, आपका भी अपना एक वजूद है, आपकी अपनी पहचान है लोगों में, आसिफ मोहम्मद खान का भी अपना एक ये है, और 2 खास लोगों में ही मामला चल रहा है, इख्तलाफ चल रहा है। तो अहमदुल्ला वाले जो ग्रुप होंगे वो तो बहुत खुश नज़र आ रहे होंगे इन दिनों। तो आने वाले दिनों में हम लोग नियर फ्यूचर में ये कैसे मुमकिन है कि आप दोनों में मेल हो जाए? इसका क्या तरीका हो सकता है? या आप लोग चाहते भी नहीं, आसिफ को जो करना है वो करें, मुझे जो करना है मैं करूँगी? जहाँ तक अमानतुल्लाह की बात है, अमानतुल्लाह साहब ने की लड़ाई के लिए, देखिए हम सबको मिलकर इसकी ज़मीन उसी तरीके से बनानी पड़ेगी जैसे हमने इस वार्ड के लिए जितना काम कांग्रेसियों ने किया, वो काम हम लोगों को करना पड़ेगा। जीत ऐसे नहीं सिर्फ गालियाँ देकर, बदतमीज़ी करके, किसी महिला के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करके ऐसे जीत नहीं हासिल होगी। ऐसे तो आप बदनाम कर रहे हैं, आप कांग्रेसियों को भी बदनाम कर रहे हैं, पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके की बातों से आप कहीं नहीं जीत रहे हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, इसका आपने हल पूछा तो मैं हल बता देती हूँ। देखिए, किसी महिला की हर कार्यकर्ता का, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का एक वजूद है, और कार्यकर्ता खास करके वो जब वो ज़मीनी हो तो उससे मैं समझती हूँ कि उससे बड़ा कुछ नहीं। बाकी मलाई खाने के लिए तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन वो ज़मीनी कार्यकर्ता जिसको आप ये कह देते हैं कि चोर उचक्का कह देते हैं, लुटिया चोर कह देते हैं, और थाने की दलाली करने वाला कह देते हैं, ठीक है? तो उसको तकलीफ़ होती है, ये तकलीफ़ की बात है। फिर उसके बाद आप उसको ये ब्लैकमेल करें कि अगर आपने मेरे खिलाफ कोई बात लिखी या कोई बात कही तो मैं फिर बहुत बड़ा नंगा आदमी हूँ, मैं कैरेक्टर असैसिनेशन करने जानता हूँ, एक महिला हूँ मैं, और एक महिला होने के तौर पर आप मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन की बात करते हैं, तो ये नाकाबिलियत बर्दाश्त है। पूरे ओखला को मैं नहीं समझती कि किसी भी महिला के लिए इस तरीके के शब्द का प्रयोग ओखला बर्दाश्त कर लेगा।
मैं तो कम से कम नहीं, मैंने आवाज़ उठाई और हल यही है कि आसिफ मोहम्मद खान माफ़ी मांगे। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे ये बात नहीं ख़त्म होगी, ये बात आगे बढ़ेगी और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे इससे 2 कदम आगे स्टेप लेकर के इस मामले को लेकर जाऊंगी। जहाँ तक जा सकती हूँ वहाँ तक इस मामले को लेकर जाऊंगी, जब तक आसिफ मोहम्मद खान माफ़ी नहीं मांगते इस मामले पर, जो उन्होंने जैसे शब्दों का प्रयोग किया है वो माफ़ी मांगे तो ये मामला ख़त्म हो सकता है। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए, जब बुलडोज़र जिस दिन आया था आपका पाँव टूटा हुआ था, मुझे बहुत से लोगों ने पूछा, बहुत से लोगों ने बाहर से ये फ़ोन किया कि एक टूटे हुए पाँव से अरफा को इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई और स्टंट करने के लिए क्यों आ गए बीच में वो? देखिए मैं दिखाना चाहूँगी आपके कैमरे पे, ये मेरा पैर टूटा था, मेरा पैर फ्रैक्चर था। और जब मैं बुलडोज़र पे, जब सामने मुझे बुलडोज़र नज़र आया, क्योंकि जहांगीरपुरी हम देख चुके थे और जब जहांगीरपुरी हमने देखा, मैं जहांगीरपुरी गई भी थी और जहांगीरपुरी देख करके लोगों के घर, टूटे हुए घर देखे, लोगों की टूटी हुई दुकानें देखी, बहुत अफसोस हुआ। और बहुत अफसोस के साथ जब मैं वहाँ से निकली थी तो अहद किया था कि शाहीन बाग नहीं टूटने दूँगी। और लगातार मेरे लाइव में आप यही देख रहे होंगे कि लगातार मैं अपनी लाइव में भी यही बात कह रही थी कि शाहीन बाग बुलडोज़र आएगा तो किसी का घर, किसी की दुकान टूटने नहीं दूँगी, ठीक है, चाहे जो हो जाए। तो इसी को लेकर जब सामने बुलडोज़र आया हमारे, तो हम लोग जब घर से निकले और अचानक शोर मचा और मैं यहीं बैठी थी और शोर मचा तो तमाम पहले मीडिया ये चला रहा था कि बुलडोज़र नहीं आएगा, उसके बाद बुलडोज़र आता है। तो हम लोग घर से निकले, मैं वॉकर लेकर निकली थी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी, उठ खड़े होने की हिम्मत ही नहीं थी। तो मैं फिर भी वॉकर के सहारे मैं बाहर निकली, बाहर देखा तो तमाम मीडिया बुलडोज़र पे चढ़ा हुआ और बुलडोज़र बार बार, वो बुलडोज़र का जो आगे का फ्रंट होता उसको बार बार ऐसे जब ऊपर उठता था तो मीडिया तमाम शोर मचा रहा था। और वो कहीं पर भी, क्योंकि जहांगीरपुरी में देखा लोगों के जिनके ऑथोराइज थे, जिनके पास कागज़ थे, उनके तक घर तोड़ दिए। तो हम ये कैसे कह सकते थे कि यहाँ पर नहीं तोड़ेगा। तमाम सोशल पूरा 1 महीना तो इस चीज़ को मीडिया पे चलाया गया कि इस शाहीन बाग में बुलडोज़र चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर के मैं सीधा जाकर के वहाँ पे पहले तो हमने शोर मचाया, उसके बाद वहाँ पे सीधा चढ़ गया। आप हमारे ऊपर चढ़ा दीजिए, किसी गरीब का घर तोड़ने से अच्छा है कि आप हमारे घर पे हमें मार नहीं है, आपको हमें मार देनी है। देश के अंदर तमाम मुद्दे को छोड़ करके अगर सिर्फ एक मुसलमानों के अस्तित्व की बात है, मुसलमानों को ख़त्म करने की बात है, रहन सहन को आप ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे खान पान को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी टोपी हिजाब से आपको तकलीफ़ हो गई है, हमारे वजूद से आपको तकलीफ़ हो गई है, तो हमारा तो ऐसे तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है कि हमें एक बार आप हमें ख़त्म कर दीजिए, तो ताकि कम से कम हम ये लोग ये तो कहें कि ठीक है, अगर बुलडोज़र आया था तो आरफा कम से कम घर में नहीं बैठी थी, घर में अपना घर नहीं घेर रही थी, बाहर निकली थी, बाहर निकल करके उसने विरोध किया, चाहे वो मर गई आखिरी सांस तक वो लड़ी, तो कम से कम ये नज़ीर बनेगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ तमाम और कुछ जो लोग जो यहाँ पे सियासत करने आए, जब हम लोगों को ले जाया गया, जब हम लोगों को घसीट करके पुलिस ले गई, उसके बाद जब बुलडोज़र वापस जा रहा था तब अमानतुल्लाह निकलते हैं, अमानतुल्लाह निकल करके फिर वहाँ पे वो भाषणबाजी करते हैं और फिर और जो कुछ और जो दूसरों को लुटिया चोर कह रहे थे वो घर में बैठे हुए थे। अरफा, उस दिन जब आप बुलडोज़र के सामने आ गई थी तो शाहीन बाग में, ओखले में तो मशहूर थी पहले से आप, उस दिन पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, दुनिया में लोग जानने लगे आपको कि अरफा कोई है। बहुत से लोग कहने लगे भाई ये काउंसलर की उम्मीदवार नहीं है, ये लेडी जो है इसे एमएलए बनना चाहिए, एमपी बनना चाहिए। मुसलमानों में ऐसी औरतें बहुत रेयर हैं बिल्कुल। उसके बाद जब ये सीट लेडीज़ के लिए हुई तो और भी बहुत उम्मीद हो गई क्या, लेकिन कांग्रेसियों ने भी अपनी अपनी बीवियों को लॉन्च कर दिया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये सीट मर्दों की हो गई, फिर अरीबा को टिकट मिल गई। तो आपको मायूसी नहीं हुई कि मतलब आप इतने दिनों से मेहनत कर रही हैं एक लेडी होकर, कोई भी लेडी यहाँ नहीं है पहले से, कोई भी नहीं, सब इलेक्शन के वक्त लोग अपनी अपनी वाइफ को लाते हैं, वो भी तब जब सीट लेडीज वाली होती है तब, नहीं तो वैसे आप है, आपके बारे में कहूँ, हो सकता है आपके हस्बैंड को ये बात सही लगे भी नहीं, आप अपने हस्बैंड से ज़्यादा मशहूर है इस इलाके में, ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, उनको नहीं जानते कि आपके हस्बैंड कौन है, उसके बावजूद टिकट आपको नहीं मिला, कैसी मायूसी होती है इस सिलसिले में? देखिए, मैं कोई पैराशूट कैंडिडेट तो नहीं थी, मैं 2012 से इस इलाके के लिए काम कर रही हूँ और एक सोशल वर्कर की मेरी छवि है इस इलाके के अंदर। सिर्फ यही नहीं, और दिल्ली के तमाम इलाकों में अलग अलग जगह पर मैंने काम किया है। ख़ास तौर पे ओखला के अंदर मैंने, ओखला का धोबी घाट हो, श्रम विहार हो, यहाँ पर तमाम मेरे स्कूल चलते हैं बढ़ते कदम के नाम से, और यहाँ तमाम सोशल एक्टिविटीज़ मैंने हमेशा की है। 2012 से मैं बता रही हूँ कि 2012 से मैं तमाम ओखला के मसले मसाइल्स पे मैं काम करते आई हूँ। तो देखिए, मेरा टारगेट कभी भी काउंसलर नहीं था, मेरा पार्षद नहीं था और आज भी
नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर टिकट नहीं हुआ, मैंने तो अभी आपसे कहा कि मैंने तो टिकट ही नहीं मांगा, मैंने तो डीपीसीसी में मैंने अपना पर्चा भरा और पर्चा भरने के बाद मैंने किसी से सोर्स नहीं लगवाई। मुझे दो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बुलडोज़र के बाद मुझे वार्ड 187 से, सरिता विहार से और जमा मस्जिद वार्ड 75 से, यहाँ से 2 जगह से मुझे सीट ऑफर, मैंने 1 सीट की तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 सीटों के ऑफर हुए, लेकिन वो मेरी ज़मीन नहीं थी। मैंने तैयारी यहाँ से की थी, मैं कहीं पर भी पैराशूट कैंडिडेट नहीं बनना चाहती थी। तो इसी वजह से मैंने शाहीन बाग से कहा कि मुझे शाहीन बाग से आप देते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं अभी सोशल वर्कर हूँ, मुझे और ज़्यादा लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। मेरा मकसद सिर्फ यही था, मेरा मकसद कोई सियासत में कोई पैसा कमाना नहीं था। मेरी यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है, मेरे यहाँ पे मैं शुरू से जिस तरीके से सोशल वर्क करती आई हूँ, लोगों की खिदमत करती आई हूँ, मेरा वही मकसद था और आगे भी इंशाल्लाह मेरा यही मकसद रहेगा कि टिकट हुआ नहीं हुआ, मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे ये टिकट होगा, इलाके की जो हालत है, तो क्योंकि मैं तो सोशल वर्क चुनाव के वक्त नहीं एक्टिव हुई, मैं तो पहले से 2012 से एक्टिव हूँ, तो मैं कोई नया नहीं हूँ कि मुझे मायूसी होगी टिकट नहीं हुआ। तो हम तो पहले भी काम कर रहे थे और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो हमारी वो वाली आइडियोलॉजी है कि हम अगर घर भी बैठेंगे तभी भी उस आइडियोलॉजी पे चलेंगे। तो देखिए ये कोई मायूसी की बात नहीं है। हम लोग तो संघर्ष में कोई बड़े नेता की बेटी भी नहीं हूँ, ना मैं किसी बड़े नेता की बहू हूँ कि मेरी कोई पैरवी करेगा, है ना। ओखला के लिए हमेशा काम करती आई हूँ, आगे भी यही मकसद रखती हूँ और पेशे से वकील हूँ। तो जाहिर है 11-12 रात को आपको याद होगा, एक शब कदर की रात को, शब बरात पे एक महिला मेरे पास आ गई, उसकी बेटी किडनैप हो गई थी, 2 बजे रात को गई मैं थाने। तो देखिए ये तो मेरा ओखला मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं ये, तो इनसे मैं ना तो दूर हो सकती हूँ किसी भी तरीके से, ना मेरा टिकट मसला है, ना मेरा कोई इस तरीके की सोच है। देखिए अल्लाह इज़्ज़त ज़िल्लत सब अल्लाह के हाथ में है और टिकट आना, ये टिकट चुनाव आना जाना, नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन जो मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, लोगों के बीच में हूँ, तो हम लोग यहीं के यहीं हैं। ये थी हमारे साथ आरफा खानम, जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। आसिम मोहम्मद खान की भी अपनी एक पहचान है, लेकिन दोनों में इन दिनों इख्तिलाफ चल रहा है। इस चक्कर में कांग्रेस को आने वाले दिनों में और कितना नुकसान होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस बीच इस बात की पूरी उम्मीद है कि अमतुल्लाह खान इन दोनों के झगड़े की वजह से बहुत खुशियां मना रहे होंगे।